Hello everyone, this is Dr. I hope you are doing really well। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का लास्ट आर्टिकल थर्ड जो हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल थर्ड में हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी रेडियस। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो रेडियस का जितने भी एक्सेप्शन बनते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितना भी उसमें पीरियोडिसिटी थी, उसके फैक्टर्स थे, कैसे रेडियस को निकालेंगे, क्या कौन से फैक्टर उसमें अप्लाई होंगे, मैंने आपको सारा क्लियर बता दिया था रेडियस निकालने के लिए। क्लियर है? तो अभी आप लोगों ने सारे रेडियस के क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, जितने भी PYQ हैं आप लोग ढूंढ कर अलग अलग अपनी बुक्स में से रेडियस के क्वेश्चंस लगाओ अभी, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो एक बार 5 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रेडियस पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले एटॉमिक रेडियस, देन उसके बाद बताया था मैंने आयनिक रेडियस। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमें रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कैटाइन दिया हुआ हो तो कैटाइन मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, लेकिन अगर कोई एटम था तो वो सिमिलर है, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, अगर डेफिशिएंसी हो गई है मतलब नंबर ऑफ शेल क्या हो गई है? कम हो गई है। अगर नंबर ऑफ शेल कम हो गई है इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास आ गया है और उसका जो भी आयनिक साइज है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर है? तो मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी रेडियस के अंदर कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर डेफिशिएंसी हो रही है इसका मतलब नंबर ऑफ शेल कम हो रही है। अगर नंबर ऑफ शेल कम हो रही है इसका मतलब वो उसके अंदर वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी रेडियस कम हो गई है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था उतना ज़्यादा रेडियस कम होती थी, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता था, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी कब होगी? जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हमने बोला था एनाइन। क्लियर है? तो एनाइन में क्या होता है? जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उसने उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अगर उसने उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकला था फॉर सेम एलिमेंट के लिए जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए जी, फिर मैंने आपको रेडियस को निकालने की ट्रिक्स बताई थी, कैसे कैसे रेडियस को निकालेंगे। पहला था नंबर ऑफ शेल। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ती है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल क्या होती थी? बढ़ती थी, जिसकी वजह से रेडियस बढ़ जाती थी। क्लियर है? उसके बाद सेकंड था जेड इफेक्ट। मैंने बताया था जेड इफेक्ट कहाँ कहाँ लग रहा था? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा मुझे बताओ तो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोला था? जल्दी से बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो जेड इफेक्ट पता पड़ गया। तो जेड इफेक्ट को हम कैसे निकालते थे? जेड बाई ई से। जेड इफेक्ट जो होता था वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था? मैंने क्या रीज़न बताया था इसका? आप लोग रिवाइज करते हो या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ आगे बढ़ने से पहले।
अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और अगर आप रिवाइज करते हुए चल रहे हो तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, हर एक पॉइंट आपके क्लियर होंगे। तो डेली आपको रिवाइज करना है, और जो भी जितना भी टॉपिक कराया है उससे रिलेटेड आपको PYQ करने हैं। मैंने रेडियस क्वेश्चन कराया है, मैंने जो अपने शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर भी मैंने रेडियस के आज क्वेश्चंस अपलोड करें, तो वहाँ से जाकर भी आप चेकआउट करिए एक बार। एंड अभी इस लेक्चर के बाद भी रेडियस के मैं और क्वेश्चंस डालूंगी PYQ, तो उसको भी आप चेकआउट करना। क्लियर है? चलिए, तो हम कहाँ पर थे? जेड इफेक्ट में। जेड इफेक्ट बढ़ने पर क्यों रेडियस कम हो जाती थी? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था, जेड इफेक्ट होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक टाइप का अट्रैक्शन था। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, अगर वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल पाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस के पास है तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जाता जा रहा है तो नो डाउट रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पीरियड में बता दिया था, पीरियड में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होती थी? बिकॉज पीरियड में जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो जेड इफेक्ट बढ़ता था, लेकिन याद है आप लोगों को जेड इफेक्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता था, ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाती थी। लेकिन एक्सेप्शन क्या था? वेरी गुड, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो थी, भले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी थी? नोबल गैसेस की। क्यों थी? ड्यू टू देयर वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है? चलिए, तो फॉर सेम एलिमेंट हो गया, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी। सेकेंड था फॉर पीरियड, बता दिया। अब आता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें भी जेड इफेक्ट लगेगा, एंड वो वाला ट्रिक लगा दो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी। जो ये ट्रिक है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली, ये रेडियस के अलावा जितने भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, इसमें अपोजिट हो जाएगा। रेडियस में क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम हो जाती थी, लेकिन जब हम वो तीनों पढ़ेंगे IP, EA, EN, उसमें अपोजिट हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो क्या होंगी? बढ़ेंगी, IP, EA एंड EM, एंड जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होती है। और लेकिन जो IP, EN, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती थी, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती थी, वो क्या होगी? कम होगी। बताएंगे ना क्यों कम होगी? मैंने आपको इससे रिलेटेड कम से कम 10-15 क्वेश्चंस कराए थे। उसके बाद मैंने फैक्टर्स बताए थे। नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, कहाँ लगती है? ग्रुप में या फिर एटॉमिक साइज बढ़ने पर। सेकेंड, जेड इफेक्ट कहाँ लगेगा? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? थर्ड था स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा बताओ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोला था? मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट तो एक टाइप का रिपल्शन था। अच्छा कौन सा रिपल्शन था? बताओ जल्दी, किसका रिपल्शन था स्क्रीनिंग इफेक्ट में? वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? एंड फोर्थ था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ बॉन्ड। पहले बात तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? अगर दो एलिमेंट के बीच जितने भी बॉन्ड आ रहे हो उसको ही हमने बॉन्ड ऑर्डर बोला था। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था रेडियस के। ये मैं आपको सब समझा चुकी हूं पहले ही। क्लियर है? उसके बाद फटाफट से एक्सेप्शन पढ़ते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती थी, बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता था। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ेगी। नो डाउट, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ लेंथेनॉइड्स को रखा गया है, लेंथेनॉइड्स को रखा गया है, पहली बात तो एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आता है लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स।
लैंथेनॉइड्स में आते हैं 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम एंड एक्टिनॉइड्स में आते हैं 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। क्लियर था? उसके बाद मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड्स तक तो ऑर्डर सही होता है, लेकिन जहाँ से लैंथेनॉइड स्टार्ट होगा वहाँ से कहीं ना कहीं हमें रेडियस में इफेक्ट देखने लगा था। तो मैंने बताया था थर्ड ग्रुप तक तो वही रेडियस होती है, 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज एंड 4D सीरीज से ज़्यादा नो डाउट 5D सीरीज का साइज बढ़ता है। लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद लैंथेनॉइड्स आ जाते थे, जिसकी वजह से नो डाउट 3D से ज़्यादा 4D का इंक्रीज होगा, बिकॉज 4D में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई हैं, बिकॉज उसमें एटॉमिक साइज बढ़ गया है। लेकिन 4D और 5D में से साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता था। मैंने दो एलिमेंट्स बताए थे जिसको मैंने बोला था ट्विंस एलिमेंट। उसका एग्जाम्पल था जर्कोनियम एंड हैफ्नियम, बिकॉज इसकी जो रेडियस होती थी वो ऑलमोस्ट सेम होती थी। क्लियर है? चलिए, फिर जब हम पी ग्रुप में आए, पी ब्लॉक में आए थे, तो पी ब्लॉक में एक ग्रुप में एक्सेप्शन था 13 ग्रुप में। एल्यूमिनियम एंड गैलियम में से ज़्यादा होनी चाहिए गैलियम की, लेकिन एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो जाती थी ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एंड इंडियम एंड थैलियम में से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि लैंथेनॉइड्स आ गए, लेकिन उनकी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती थी। क्लियर है? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वहाँ पर भी रीज़न हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देते थे। तो मैंने पीरियड बता दिया था, ग्रुप बता दिया था। तो एस ब्लॉक क्लियर हो गया, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। उसके बाद मैंने बताया था जो डी ब्लॉक में जो पीरियड में जाते हैं तो उसमें वेरियस, पहले वहाँ पर जेड इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉम्युलेटेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा था। कॉम्युलेटेटिव इफेक्ट का मतलब दोनों वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। क्लियर है? तो वो मैंने सब आपको बता दिया था। मैंने एक और पॉइंट बताया था, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से जो एलॉय होती है, एलॉय बनाने में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यूज़ करा जाता है। क्लियर है? चलिए जी, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होता है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड क्या होता है ये आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। देखो, कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो क्या है, पहली बात न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए एंड गैसियस होना चाहिए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान देना मेरे वर्डिंग पर, किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप पूछोगे मैम ये रिक्वायर्ड क्यों है? जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड क्यों है? देखो, ये पेन है, दिख रहा है सबको? इस पेन को अगर हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करना नहीं है, लेट इट, सुनो ध्यान से समझो। अगर हमें इस पेन को ब्रेक करना है तो इस पेन को ब्रेक करने के लिए मुझे इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी ये ब्रेक होगा। इस पेन क्या ये ऐसे इस पेन को इधर रख कर क्या ये ब्रेक हो जाएगा? नहीं होगा। ये ब्रेक तभी होगा जब मैं इसके अंदर कुछ एनर्जी पुट करूंगी, तभी ये पेन क्या होगा? ब्रेक होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे आयनाइजेशन एनर्जी में लगता है कि कोई भी मान लो एलिमेंट है, ये शेल्स हैं, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? चलिए, एलिमेंट गैसियस होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ही क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सोडियम, न्यूट्रल सोडियम में क्या है?
281। अब हमने से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, इस पेन को ब्रेक करना है, मान लो ये पेन जो इस ब्रेन को ब्रेक करना है इसको 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो ये पेन जो होगा इसको 5 जूल तो चाहिए ही चाहिए। क्या ये 4.9 में ये पेन ब्रेक हो जाएगा? आप बताइए मुझे कि इस पेन को अगर मुझे ब्रेक करना है तो इस पेन को ब्रेक करने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 5 जूल, ठीक है। तो क्या ये 4.9 में ये जो पेन है ब्रेक हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक इसको 5 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये पेन ब्रेक नहीं होगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हो, मान लो 5.1 लगाते हो, 5.2 लगाते हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसको चाहिए कितनी, 5 जूल चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। 4.9 में भी ब्रेक नहीं होगा ये, इसको कितनी चाहिए, 5 जूल। ऐसे किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी एलिमेंट या फिर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हमने बोला है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर यही बताया गया है, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं अपने वर्डिंग में भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूलो ना। देखो, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी 5 जूल है, मैंने अभी बताया, तो उस एटम के 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 Na। क्लियर है? चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, आंसर ना देखिएगा, पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। जल्दी 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? स्टार्ट करूं? देखो, आपके ए ऑप्शन में दिया है एक्स जो एलिमेंट है सॉलिड है। पहली बात तो सॉलिड एलिमेंट है, हमें कैसा एलिमेंट चाहिए, जल्दी बताओ कैसा एलिमेंट चाहिए? हमको चाहिए न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैस। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी एटम्स में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जो कैम्फर होता है, कैम्फर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। एंड जो आयोडीन बॉल्स होती हैं, आपने देखा होगा आयोडीन बॉल्स जो हम क्लॉथ्स वगैरह में रिटेन करते हैं, जो हम क्लॉथ्स वगैरह में उसको पुट इन करके रखते हैं, जिस वजह से उसमें कोई भी फंगस वगैरह ग्रो ना करे, आयोडीन बॉल्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो होती है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन, एक हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, एक आईपी यूज़ नहीं होगा बच्चों यहाँ पर। क्यों नहीं यूज़ होगा, जल्दी बताओ क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि गैसियस नहीं है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। एंड अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसका नाम डेल्टा H1। अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है लिक्विड। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। एंड इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसको क्या बोला है, डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट किया है। एंड थर्ड ऑप्शन में दिया है गैसियस एटम। जो रियल आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग था कि न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको ही हमने आयनाइजेशन एनर्जी बोला था। तो यहाँ पर एटम कैसा है, गैसियस है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसमें कौन सी एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड अगर निकाला है तो हमें एनर्जी तो रिक्वायर्ड है, तो डेल्टा H3 रिक्वायर्ड है। तो सबसे ज़्यादा होगी सी की। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इसमें पूछा था कि कौन सी रिएक्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल शो कर रही है। फर्स्ट वाली रिएक्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल शो नहीं करेगी,
तो यहाँ पर Ip डिनोट नहीं होगा, बिकॉज Ip के लिए कैसा एलिमेंट होना चाहिए, न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस। सेकेंड ऑप्शन में जो रिएक्शन दी है ये भी आयनाइजेशन प्रोसेस को डिनोट नहीं करेगी, बिकॉज इसमें लिक्विड में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल की कंडीशन क्या है मैंने अभी बताया, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए एंड गैसियस होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। अगर हमें एंथैल्पी का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी डेल्टा H1, देन डेल्टा H2, देन डेल्टा H3। क्लियर है? मेरी बात सुनना आप, देखो ये हमारे पास शेल है, एक इलेक्ट्रॉन ये है एंड एक इलेक्ट्रॉन ये है। जब हम इधर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन जब हम सेकेंड आईपी की बात करेंगे तो अब हमें जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो इसके अंदर से निकालना होगा। अगर इसके अंदर से निकाल रहे हैं, आप लोगों को ये शो हो रहा है ना, देखो ये हमारे पास शेल दी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, IP1 बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर हमें सेकेंड IP निकालना है, इसको बोलेंगे IP2, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकाला था उससे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आ गया है। अगर ये ज़्यादा पास में आ गया है, मान लो ऐसे समझो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन हमने आटोमोस्ट का निकाल दिया, लेकिन हमसे सेकंड आईपी पूछा है, तो हम जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। तो अब आप मुझे बता दो कि अपोजिट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच तो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा? नहीं होगा। तो उसको निकालने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में आ गया है। तो उसको जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी IP2 की, वो एज कम्पेयर टू IP1 से बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी IP होता है, पहली बात तो उसमें हमें बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। बॉन्ड को ब्रेकिंग जो वाली प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड IP ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बिकॉज एज कंपेयर टू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज में आ जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना IP कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या फिर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल IP पॉजिटिव होंगे, याद रखना इस पॉइंट को। अब क्या होता है, सक्सेसिव IP किसको बोलते हैं, कंसेक्यूटिव IP क्या होते हैं, मैंने अभी समझाया कि जब भी हम इनर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, IP ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बिकॉज Z इफेक्ट बढ़ता है। पहले वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन से निकाला, फिर अंदर से सेकंड वाला निकाला, तो उसका साइज कम हो गया। अगर साइज कम हो गया मतलब Z इफेक्ट बढ़ गया। अगर Z इफेक्ट बढ़ गया इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं होगा। उसको हमें, जैसे हमने पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकाला था, उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर है? तो सक्सेसिव IP ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। मैग्नीशियम है, यहाँ पर न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है। हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसको बोला IP1 एंड मैग्नीशियम प्लस। अब मैग्नीशियम इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, अब हमें इसका इनर इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसको हम बोलेंगे IP2। एंड अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस। तो आप लोग मुझे बताओ, एक दिया हुआ है Mg+2 और एक दिया है Mg। Mg+2 एंड Mg+ में से किसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, किसको ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम+2 को।
क्यों? मैग्नीशियम प्लस, उस पर पहले ही एक चार्ज था। अगर एक चार्ज है मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इनर वाली शेल से निकलेगा, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब वो एटम कहाँ आता जा रहा है? न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल कम होती जा रही है, वो न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो रिक्वायर्ड होगी। इसलिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में है। अगर न्यूक्लियस के पास में है तो उधर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आईपी बढ़ेगा, जबकि रेडियस में इसका अपोजिट था। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था उतना ज़्यादा रेडियस कम हो रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आईपी बढ़ेगा। क्लियर है? तो यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, सक्सेसिव आईपी ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर सेम एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ जेड इफेक्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आईपी का ऑर्डर आप लोग मुझे बताओ, जल्दी बताओ क्या ऑर्डर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर सेम एलिमेंट है, सेम पीरियड है एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आईपी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब देखकर बता दो, क्या ये सेम एलिमेंट है? बिल्कुल एलिमेंट है सेम। क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो बस अब लगा दो अपना कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? एल्यूमिनियम न्यूट्रल, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 1, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 2 एंड एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा जेड इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब वो एटम्स में जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो न्यूक्लियस के एनक्लोज आते जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियस के एनक्लोज आ गए तो अब आप लोग बता दोगे कि उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर है? चलिए, जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी देखते हैं। आइसोटोप जैसे कि हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका जेड इफेक्ट निकालते हैं। जब हम प्रोटियम का जेड इफेक्ट निकालेंगे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था जेड इफेक्ट निकालने के लिए? जब भी हम जेड इफेक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते थे उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था Z/E। तो प्रोटियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 है। तो प्रोटियम का जेड इफेक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है एंड इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो ड्यूटेरियम का भी जो जेड इफेक्ट होगा वो 1 आएगा। एंड जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम का भी जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। सभी लोग जानते हो ना एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बेसिक होने के बाद भी मैंने आपको कम से कम बहुत बार बताया है ये। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो। एटॉमिक नंबर का बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स में जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगा। और इलेक्ट्रॉन तो आपको जानते हो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन याद आया है कि जब भी हम कोई किसी भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकालते हैं? हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम प्रोटॉन को निकाल दें, न्यूट्रॉन को निकाल दें? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्यों हम बात करते हैं? जल्दी बताओ। बहुत डीप क्वेश्चन है ये और पूछा भी हुआ है ये PYQ में और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है ये क्वेश्चन। कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। अब आप पूछोगे मैम कितना नेग्लिजिबल होता है? तो ये आता है जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना वो होता है 1837
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करोगे 1837 का टाइम्स, तब मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से हम जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो अब पढ़ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू आईपी। फर्स्ट एटॉमिक साइज आपको पढ़ा है, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रही हैं, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन उसका उतना ही दूर है न्यूक्लियस से, एंड उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? कम होगी। देखो ये क्या है हमारे पास? शेल। ये शेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन का मान लो साइज बढ़ता जा रहा है, तो इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी? एज कंपेयर टू, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके कंपैरिजन में तो कमी होगी ना, बिल्कुल। तो एटॉमिक साइज आईपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा आईपी कम होगा। तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था एटॉमिक साइज? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही थी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आपको पता है आईपी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आईपी क्या होगा? कम होगा। सेकेंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी बता चुकी हूँ। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आप लोग रेडियस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सेकेंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहली बात तो होता क्या है? क्लियर है? वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, एंड जो आईपी होता है वो स्किनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिकॉज स्किनिंग इफेक्ट एक टाइप का रिपल्शन है, न्यूक्लियस से दूर है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। क्लियर है? थर्ड होता है पॉइंट जेड इफेक्ट, एंड जो आईपी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट के। आपको पता है जेड इफेक्ट कहाँ लगता था? फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए ये जेड इफेक्ट को मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कल बताऊंगी इस पॉइंट को, तो कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप रेडियस के सारे क्वेश्चंस लगा लो, कल मैं आईपी आपका कंप्लीट करा दूंगी। क्लियर है? नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।